हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था एमपी सेट का दिनांक आपके 27 अगस्त को, उसके बारे में हम यहाँ पे एक छोटा सा विश्लेषण, छोटा सा आपका जो है यहाँ पे साइकोलॉजी का पेपर एनालिसिस अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि मालूम है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ये परीक्षा आयोजित की गई और पहली बार में ही जो है यहाँ पे एक प्रकार से बॉम्ब फोड़ा गया। ठीक है, बात करें आपके पेपर 2 की, साइकोलॉजी में आपको जो थे 100 सवाल दिए गए थे। ठीक है, और इन सवालों का जो स्तर था, इन सवालों का जो लेवल था, वो आपके नेट के सिलेबस से तो मैच कर ही रहा था, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे, ठीक है, जो आपको ले जाते हैं कहाँ पे, जो आपको ले जाते हैं नैदानिक मनोविज्ञान की तरफ। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो है आप थोड़ा सा ये कहा जाएगा ये कि थोड़ा सा ये एब्सर्ड पेपर था, क्योंकि पहली बार उन्होंने आयोजित किया इस प्रकार का पेपर, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी थे जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने डाला है, अब आपको पेपर तो देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी तैयारी करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो सिलेबस के बाहर से भी कुछ पूछा गया है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको ये चीज पढ़नी चाहिए थी। कुछ आपको बिल्कुल बेसिक सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो आपको जो पेपर नंबर 2 था साइकोलॉजी का, ये आपका इसको टफ कहा जा सकता है। ठीक है, कंसिडरिंग दैट कि यह पेपर आपका पहली बार हो रहा है। ठीक है, और आपको इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर सेट एग्जाम का आपको कुछ भी यहाँ पे एक्सपोजर नहीं था यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। आप केवल किसकी तैयारी करते हैं, आप तैयारी करते हैं केवल यूजीसी नेट साइकोलॉजी की। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे पेपर आपको टफ देखने मिला है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका एमएच सेट का पहले पेपर अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो वो भी आपका टफ था एज कम्पेयर टू नेट। ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पे जो मध्य प्रदेश सेट का है, उसका भी यहाँ पे आपका जो है पेपर, इसको टफ की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ उटपटांग सवाल भी मिलेंगे, कुछ नॉन रिलेटेबल सवाल भी मिलेंगे आपको। ठीक है, जिनका आज के कंटेक्स्ट में कोई भी उनका यूज नहीं है या मतलब नहीं है। ठीक है, पुरानी बातें भी उन्होंने जो है, गड़े मुर्दे जो हैं उनको भी उखाड़ा गया है और आपके यहाँ पे सेट एग्जाम के पेपर के अंदर इसको डाला गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके क्वेश्चंस और कुछ पॉसिबल उनके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, आपके आंसर की जो है वो भी जल्द आपको विद इन अ वीक आई गेस आपको पब्लिश कर दी जाएगी, तो वो भी देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर्स क्या होने चाहिए, है ना। आपने क्या मार्क किया था एग्जाम हॉल के अंदर, तो उसको भी आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं एंड आपको एक जो हल्का फुल्का जो है आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा कि किस प्रकार से आपका जो है स्कोर रहने वाला है। ठीक है, मे बी ये वीडियो एक पार्ट में हो, मे बी ये वीडियो 2 पार्ट में हो, तो आप इसके साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार देख रहे हैं तो, है ना। क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार से आपको साइकोलॉजी से संबंधित सभी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, चाहे आपका कोई सेट एग्जाम हो या फिर आपको नेट का एग्जामिनेशन हो। ठीक है, चलिए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, 3 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है सर से ऊपर पानी जा रहा है, चलते हैं हम सीधा वहां के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, वहां पे कुछ सवालों को देखते हैं एंड उनके पॉसिबल आंसर की भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग आपने जो भी आंसर किया है उसको आप मैच कर सकते हैं एंड आगे हम बात करेंगे वीडियो के एंड में इसके कट ऑफ के बारे में। आंसर की वगैरह आपको मालूम है विद इन 1 वीक आ जाएगी। कट ऑफ देखेंगे क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कितनी अटेंडेंस थी। ठीक है, वो सब देखेंगे वीडियो के एंड में। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन पेपर, ये है आपके मध्य प्रदेश सेट साइकोलॉजी का जो आपका पहली बार हुआ है इतिहास में, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, वो है आपके सामने ये पेपर। तो ये जो प्रश्न आप देखने वाले हैं ये आपके एमपी सेट के हैं एंड एक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ा थैंक यू वो मैम को जिन्होंने हमको ये व्हाट्सएप के द्वारा ये पेपर सबमिट किया, ये पेपर को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ साझा किया। ठीक है, तो इसके उपहार स्वरूप उनको हमारे कोर्स की 2 वीडियोस फ्रीली प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड ये 2 वीडियोस के लिए आप जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पे कुछ सवालों को। सबसे पहले पूछ रहे हैं 119 नंबर का सवाल, जेपी गिलफर्ड के बुद्धि के बहुकारकीय सिद्धांत में बुद्धि के खालिस्तान कारक है। मल्टी-फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ जेपी गिलफर्ड हैज डैश फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, कौन सी यूनिट चल रही है आपकी, आपकी चल रही है यूनिट नंबर 7। इंटेलिजेंस टॉपिक है जो आपका बुद्धि, वहां से पूछा गया है। किसका पूछा गया है आपको यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, बुद्धि का जो है संरचना का सिद्धांत जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, उसके बारे में पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछना है, कितने फैक्टर्स हैं। तो अगर इन ऑप्शंस को देखें 138, 120, 141 एंड 130, तो अगर हम आज की बात करें तो आज तो इनमें से एक भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, इनमें से एक भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो वैसे तो एक क्वेश्चन ठीक है, खैर जाने दीजिए, पहली बार है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएं, क्योंकि देखिए आपको आंसर तो करना है, आपको लीव करके तो आ सकते नहीं है आप। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या करना चाहिए, जिस किसी ने भी यहाँ पे आपको बी मार्क किया है, पॉसिबिलिटी है कि उनके आंसर यहाँ पे
सही हो जाएंगे, क्योंकि जो सबसे पहली बार जब जेपी गिलफोर्ड ने बताया था इस मॉडल के बारे में, तो आपको जो है यहाँ पे 120 ही बताए थे फैक्टर्स इसके अंदर। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें सबसे पहले जब इन्होंने इजाद की थी इस बात को, तो आपके पास कितने थे वहां पे 120 फैक्टर्स थे वहां पर। ठीक है, बाद में वो 150, 180 ऐसे पहुंचते गए, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले वहां पे कितने थे, 120 थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि पहली बार में कितने थे, फर्स्ट टाइम में कितने थे, या सेकंड टाइम में, या थर्ड टाइम में, या उन्होंने जब अलग किया वहां से तो वहां पर कितने थे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर आपने इसको बी मार्क किया है तो मोस्ट पॉसिबल है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। 138 चांस ही नहीं है, 141 एंड 130 यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है। 120 अगर आपने मार्क किया है तो ये आपका मोस्ट पॉसिबल आंसर होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको हमारे द्वारा बताए गए आंसर्स में और फाइनल आंसर की में आपको डिस्क्रिपेंसी देखने मिल सकती है। ठीक है, ऐसा होता रहता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, एमपी है, कुछ भी हो सकता है स्टेट के एग्जामिनेशन के अंदर, है ना। ओके, अगला सवाल जो है यहाँ पे 120 नंबर का है, ये आपके सामने है। भविष्यवाणी वैधता वैधता का एक प्रकार है, अंतर्विषयक कारक फेज कसौटी संबंधित। ठीक है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इज अ टाइप ऑफ, बड़ा ही आसान सा सवाल था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इसको तो आपको बड़े ही आसानी से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ना ही ये कंटेंट है, ना ही फैक्टोरियल क्या होता है ये, ठीक है, ना ही ये फेस वैलिडिटी है। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्राइटेरियन रिलेटेड। ठीक है, जो आपकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होती है किस टाइप की होती है आपकी, यहाँ पे ये क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं आपके वैधता के टाइप प्रकार टाइप्स, तो उसी में हमको जब प्रेडिक्टिव पढ़ते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, तो वहां पे इसका संबंध किससे होता है, आपके क्राइटेरियन रिलेटेड से होता है। अब अगला सवाल देखिए, अगला एक और बेसिक सवाल, सिंपल सवाल आपको पूछा गया है ना। अगर आपने इसको गलत किया है तो आप जो है रेस से बाहर होते जाएंगे, क्योंकि ना, क्योंकि ये सवाल जो है अधिकतर लोग सही करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, मानवीय आंखें प्रकाश स्पेक्ट्रम के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, होती है। द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट द लाइट स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम। ठीक है, क्या रेंज होती है, खैर रेंज इन्होंने भी गलत दे रखी है। जो ओरिजिनल है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 380 टू 780 नैनोमीटर। ठीक है, एनएम ये लेक्चर में कराया हुआ है, बताया हुआ है। 380 से 780 आपकी जो वेवलेंथ है वो होती है आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम में, विप्योर की अगर हम बात करें। ठीक है, 380 से 780, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको मोस्ट सुटेबल, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 350 टू 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो 380 से 780 के मोस्ट नियरेस्ट तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, बी भी नहीं, बी तो चांस ही नहीं है, सी का भी चांस नहीं है, 850 जाती ही नहीं है, 700 यहाँ पे 200 होती नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है आपको आंसर की में ये दे दे, आपको ए भी दे सकते हैं एंड डी भी दे सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर मोस्ट सुटेबली क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने इसको मार्क किया है तो आपको यहाँ पे +2 मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, ए भी गलत है, डी आपका सही होगा 350 टू 700, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल 380 में 30 का डिफरेंस है और यहाँ पे 80 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे 80 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 80 का डिफरेंस है और यहाँ पे आपका जो है 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 80 टू 20 60 तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, 350 टू 700 नैनोमीटर्स। और ओरिजिनली कितना होता है आपका, वो होता है आपका 380 से 780 नैनोमीटर। ये जो है आपका तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे प्रकाश स्पेक्ट्रम इतना होता है। अब चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न क्रमांक 122। प्रश्न क्रमांक 122 में बोल रहे हैं, द अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी इज रिलेटेड टू, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत संबंधित है। अगर आपने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवाईक्यू किया है, या अगर आपने हमारा एक दिन पहले का वीडियो भी देख लिया होता, तो मे भी शायद आपको, अगर आंसर की आपने देख ली होती तो आपको ये आंसर बन जाता। ठीक है, यहाँ पे इसका संबंध किससे है, किसने दिया है, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट मतलब कह सकते हैं उनको। ठीक है, जर्मन के एक पर्सन थे हेरिंग, उन्होंने हमको बताया था ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी के बारे में, कि जो है यहाँ पे क्या करती है, हमारी विजुअल सेंसेशन के बारे में हमको बताती है। चक्षु संवेदना से इसका संबंध होता है। किससे संबंध होता है इसका, चक्षु संवेदना से होता है, विजुअल सेंसेशन से। ना ही यहाँ पे टेक्चुअल, ना यहाँ पे टेक्टिकल होता है, ना त्वक। त्वक संवेदना क्या होती है, त्वक यहाँ कुछ नहीं है, कर्ण संवेदना से भी नहीं है और गंध संवेदना से भी नहीं है, ना ही ऑल्फैक्टरी है, ना ही ऑडिटरी है, ना ही यहाँ पे टेक्चुअल या टेक्टाइल, कुछ भी सेंसेशन नहीं है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, विजुअल सेंसेशन, चक्षु संवेदना से इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन। ठीक है, इसके लिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, ऑब्जेक्टिव मेजर, सब्जेक्टिव मेजर, नन ऑफ द अबव। वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत माप, वस्तुनिष्ठ माप, व्यक्तिनिष्ठ माप, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो टेस्ट है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर उसके अंदर होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव भी होता है, वस्तुनिष्ठ भी होता है एवं मानकीकृत माप होता है कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए,
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं, और नन ऑफ द वो भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट पॉसिबल आपका जो आंसर है, आंसर की के अनुसार आपका जो आएगा मे बी, वो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो है, आप देख रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड एंड थर्ड आपकी, सॉरी सेकंड भी नहीं, आपकी थर्ड चल रही है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें। अगला देखिए, फॉर हुम इज स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है। स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कभी आपने लगाया हो, यूज किया हो तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। किसी टेस्ट नॉर्म के लिए नहीं होता, ना ही किसी वैलिडिटी के लिए होता है, ना ही आपके काई स्क्वायर टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है आपकी, ये होता है परीक्षण विश्वसनीयता हेतु, फॉर टेस्ट रिलायबिलिटी। आपका जो टेस्ट है वो कितना रिलायबल है, कितनी बार आपके जो रिजल्ट मिलेंगे बराबर मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब भी हमारे आइटम्स चेंज करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, जो भी हम चेंजेस करेंगे उसके अंदर, वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। अब अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, ठीक है। आपके किसी भी टेस्ट का निम्न में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है, ठीक है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म, विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये तीनों ही जो है क्या है, इनकी तकनीकी विशेषताएं हैं। एक टेस्ट नॉर्म से होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए ऑफ अ गुड टेस्ट, लेकिन इकोनॉमिकल की बात यहाँ पे नहीं होती है, टेक्निकली इस चीज नहीं आती है, मित व्ययता आपकी नहीं आती है, इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो इसका नॉट पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा इसका आंसर, आपकी मित व्ययता, ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिकल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला देखिए, एक और आसान सवाल पूछ रहे हैं आपसे, प्रश्न क्रमांक 114 में, अ 4 year old चाइल्ड हैज 5 years मेंटल एज, है ना, क्रोनोलॉजिकल एज, अच्छा किसी को यही नहीं मालूम होगा सीए क्या होता है। एक 4 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। सिंपल से आपको 2 नंबर यहाँ पे आपको फ्री के मिले हैं। अगर आपने इसको गलत किया है, मतलब आप जो है कंपटीशन में है ही नहीं, अगर आप इसको गलत कर रहे हैं तो, ठीक है। मतलब ये तो वो वाला सवाल है जो भूल चूक से भी गलत नहीं होना चाहिए। सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे मेंटल एज लिखनी है, कितनी है, मानसिक आयु कितनी दी है, मेंटल एज उसकी दी है 5 years, ठीक है। व्हाट विल बी हिज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू का फॉर्मूला आपको मालूम है, आईक्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो आप इसको पुट करेंगे, ठीक है। ये जो 4 वर्ष दी है, ये क्या दी है आपको, यहाँ पे सीए दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल एज, है ना, कालानुक्रमिक आयु जिसे कहते हैं, तो उसको आप लगाएंगे आईक्यू के फॉर्मूला में, तो इसका जो है आपका आंसर निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आप आंसर लगा लेंगे, एंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसको आप नीचे कमेंट या कमेंट जो भी है इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 114 आप सॉल्व करेंगे, हमको नहीं आता करते ये, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है, मनुष्य को असंगति पसंद नहीं, वह इसे कम करने की कोशिश करता है, यह विचार किस सिद्धांत में दिया गया है। ह्यूमन बीइंग डिसलाइक इनकंसिस्टेंसी एंड स्ट्राइव टू रिड्यूस इट, दिस थॉट इज प्रपोज्ड इन, कौन सी थ्योरी में बताया गया है आपको, फील्ड थ्योरी में बताया गया है क्या, या फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी साइकोडायनामिक अप्रोच, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोशल कॉग्निशन थ्योरी। क्षेत्रीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विसंवाद सिद्धांत, मनोगतिकी उपागम, या फिर सामाजिक संज्ञान सिद्धांत। ना ही है सामाजिक संज्ञान सिद्धांत है, यहाँ पे सोशल कॉग्निशन की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी की तो कहीं बात ही नहीं है, ह्यूमन जो है खुद की बात कर रहा है, ना ही यहाँ पे साइकोडायनामिक अप्रोच है, ना ही यहाँ पे फील्ड थ्योरी है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, आपका ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विसंवाद सिद्धांत, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने दिया आपको यहाँ पे, लियोन फेस्टिंगर, लेक्चर में कराया था 1957, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो अगला सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, आंसर की में जो भी इसका आंसर होगा, पूछ रहे हैं आपसे मनोविज्ञान की शाखा जो इस दृष्टि को स्वीकार करती है कि जैविक एवं अनुवांशिक घटक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में अपनी कुछ भूमिका निभाते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which accepts the view that biological and genetic factors play some role in social behavior is called, क्योंकि यहाँ पे आपका ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लाइफ स्पैन में क्या हो रहा है यहाँ पे आपके ये तो है नहीं, बी सी डी में से देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका जो है यहाँ पे एमपीपीएससी इसका क्या आंसर देता है, ठीक है। थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो यहाँ पे ये उचित सही है, यहाँ पे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच एक्सेप्ट्स द व्यू दैट बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स प्ले सम रोल इन सोशल बिहेवियर, ठीक है। सोशल बिहेवियर में क्या करते हैं, इसके लिए वेट करते हैं एमपीपीएससी की आंसर की का, ठीक है। उन्होंने प्रश्न सेट किया है तो उनको ज्यादा मालूम होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसको आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, बाकी आंसर की का वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 66 में क्या बोल रहे हैं, गुण रोपण नहीं गुणारोपण होता है, ठीक है। कारण प्रत्यारोपण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, द थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय आपका हेनरी मायो फेस्टिंगर, आपको केली ने किया था, ऑप्शन नंबर सी केली इसको आंसर है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं कॉजल एट्रीब्यूशन की, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी केली।
अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या किया उन्होंने, जिसने पहले किया था एट्रीब्यूशन थ्योरी की शुरुआत जिससे हुई थी, है ना, कौन थे, जर्मन आपके फ्रिट्ज हाइडर। ठीक है, फ्रिट्ज हाइडर के बारे में उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने कॉजल एट्रीब्यूशन का पूछा है। रिसेंट में क्या अपडेशन हुआ है, रिसेंट में एक थे वाइनर, उन्होंने इसका अपडेशन किया, और उसी के साथ थे केली, केली ने भी अपडेशन किया। तो उन्होंने इस बार आपको आंसर में क्या दे दिया, यहाँ पे आपको केली दे दिया है, तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केली। ठीक है, उनको यहाँ पे एमपीपीएससी को यहाँ पे फ्रिट्ज हाइडर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मायो कैरी प्लस्टिंगर, ये आपके लिए केली। लेकिन ध्यान रखें केवल अगर इतना सवाल हो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए सवाल पूछ रहे हैं आपसे अगला, एन अकाउंटेंट रिमेंबर्स द फर्स्ट last number he counted, but if he interrupted he will start all over again, which memory is susceptible to interference। ठीक है, यहाँ पे आपका STM, LTM, आइकॉनिक एंड इकोइक, एक लेखाकार जो वह अंतिम अंक स्मरण रहता है जिसकी गणना उसने की थी, लेकिन यदि उसे बाधित किया जाता है तो वह पुनः गणना शुरू करता है। कौन सी स्मृति बाधा के प्रति अति संवेदनशील है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पे STM होना चाहिए आइडियली, STM जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, LTM तो चांस ही नहीं है, आइकॉनिक भी यहाँ पे चांस नहीं है, हो सकता है मे बी उनको कुछ एमपीपीएससी कुछ करे तो आपको इक्विक भी आपको आंसर की में दे सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। मेनली आपका एसटीएम में जो है इंटरफेरेंस होने से, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्विक में क्या होता है, आपको आपने सुना है ना, क्विकली आपका 10 सेकंड के अंदर हार्डली आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका फेड अवे हो जाता है ये नॉइस। ठीक है, लेकिन एन अकाउंटेंट रिमेंबर्स द लास्ट नंबर ही काउंटेड बट इफ ही इज इंटरप्टेड, है ना, आपको आखिरी के नंबर याद है, लेकिन अगर इंटरप्ट किया गया ही विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ऑल ओवर अगेन मतलब फिर से स्टार्ट करेगा, उसको याद करना, विच मेमोरी ससेप्टेबल, तो यहाँ पे एसटीएम होना चाहिए आइडियली आपका आंसर। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न क्रमांक 141 जो कि है सब्जेक्टिव आपके लिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, concepts are ideas that represent a class or category of object, event और activities। सही बात है, concept जो है संप्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं या गतिविधियों के एक वर्ग या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसके बाद people use concept to think about object और event without having to think about all the specific examples of the category। ठीक है, लोग श्रेणी के सभी विशिष्ट उदाहरणों के बारे में सोचे बिना वस्तुओं या घटनाओं के बारे में चिंतन के लिए संप्रत्ययों का उपयोग करते हैं। अगर आपको किसी चीज के कंसेप्ट के बारे में मालूम है तो जरूरी नहीं है आपको जो है हर उस चीज के बारे में आपको सोचना पड़े, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं अगला जो सवाल है, ये सवाल पूछ रहे हैं आज से SCID निदान के लिए खालिस्तान साधन है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से आप इन्होंने स्टार्ट कर दिया आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, आपको जो है भर भर के आपसे क्लिनिकल साइकोलॉजी निदानिक के बारे में पूछा जाएगा, जो आइडियली कोई भी पढ़ता नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस वो एमफिल या इस प्रकार के एग्जाम्स ना दे रहे हो तो। ठीक है, एमफिल वाले रेयरली जो है इस सेट के एग्जाम्स की तरफ ध्यान देते हैं, बट स्टिल ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। द SCID इज एन डैश टूल फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करने के लिए ना ही ये कोई ऑब्जर्वेशन टूल है, ना ही साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ना ही बायोमेट्रिक मेजर है, क्या है आपका, ये आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये हार्डली किसी से बना होगा उस एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, तो चांसेस हैं इसके, ठीक है, कि ये SCID इतने टूल्स डायग्नोसिस वगैरह ये सब कोई पढ़ के नहीं जाता है, तो ये जो है आपका ये इस कट ऑफ को क्या करेगा, आपके नीचे खींचेगा इस प्रकार के सवाल, क्योंकि हार्डली 10 में से इसको 2 ही सही करेंगे। ठीक है, लेकिन जहां 10 में से 8 सही कर रहे हैं वो आपको जो है नंबर ऊपर लेके जाता है आपका कट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए ना ही ये कोई परीक्षण है, ना ही ये कोई SCID मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ना ही जयमिति मापन है, क्या है आपका, ये साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। ठीक है, टूल फॉर द डायग्नोसिस है ना, निदान करने के लिए क्या है, एक साधन है आपका साक्षात्कार। ठीक है, इंटरव्यू लेते हैं आप क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर। अगला देखिए, असामान्य व्यवहार खालिस्तान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नॉर्म वायलेशन, स्टैटिस्टिकल रेयरिटी, पर्सनल डिस्कम्फर्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ देखिए हिंदी में जो है पराकाष्ठा की गई है, यहाँ पर मानव का उल्लंघन उल्लंघन, सांख्यिकीय दुर्लभता, व्यक्तिगत असहजता, उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर नॉर्मल बिहेवियर में क्या होता है, नॉर्म को हम वायलेट करते हैं। ठीक है, सबको जो है शादी 25 की उम्र में करनी है, लेकिन आप जो है 46 की उम्र तक शादी नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, ये आपका नॉर्मल वायलेशन है। उसी के साथ साथ स्टैटिस्टिकल रेयरिटी, पर्सनल डिस्कम्फर्ट, ये दोनों भी हैं आपके, तो ABC इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो ये जो है आपका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मानव का उल्लंघन लिखा हुआ है, तो कोई इस पे टिक कर सकता है। मे भी हिंदी में अगर आप पढ़ें तो क्या करेंगे, आप इसको टिक कर सकते हैं, मानव का उल्लंघन, यह असामान्य व्यवहार है, हमको क्या करना है, मानव की तरह व्यवहार करना है। लेकिन यहाँ मानव नहीं,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क होना चाहिए। ठीक है, तो क को उन्होंने व कर दिया है और आपके 2 नंबर खा लिए हैं। ठीक है, मानक का उल्लंघन होता तो यहाँ पे सही होता इसका करेक्ट ट्रांसलेशन, बट ट्रांसलेशन वालों का क्या है, उनको समझ में आता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 80 में क्या बोल रहे हैं, डीएसएम इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ठीक है, आपका जो डीएसएम मैनुअल है इसको पहली बार कब पब्लिश किया गया था, 1925, 52, 68 और 1980। ठीक है, तो ये जो आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर्स का अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का पहली बार कब आया था, ये आपकी 1952 में आया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं DSM-1। ठीक है, अप्रूव 51 में ही हो गया था, लेकिन आते आते इसको समय लग गया और कब आया है, और ऑफिशियली आपका 1952 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, 1952 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो अगर आपने बी मार्क किया है तो आपके जो है यहाँ पे अच्छे नंबर आएंगे, आपको यहाँ पे +2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल जो है आपके यहाँ पे, अब पुलिस पर्सनल होल्डिंग मोर फेवरेबल ओपिनियंस अबाउट अदर पुलिसमैन एंड लेस फेवरेबल ओपिनियंस अबाउट मीडिया पर्सनल इज एन एग्जांपल ऑफ। एक पुलिसकर्मी अन्य पुलिसकर्मियों के बारे में अधिक अनुकूल राय रखता है और मीडिया कर्मियों के बारे में कम अनुकूल राय रखता है। यह उदाहरण किसका है, भेदभाव का, अंतर समूह, बाह्य समूह, अभिनति का, पूर्व धारणा का या फिर रूढ़ि युक्ति का। डिस्क्रिमिनेशन, इन ग्रुप, आउट ग्रुप बायस, प्रेजुडिस और आपका स्टीरियोटाइप। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बायस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने लिए जो है फेवरेबल ओपिनियन रख रहे हैं कि हमारे इन ग्रुप वाले जो है, अंतर समूह वाले हैं वो अच्छे हैं, एंड आउट ग्रुप वाले जो है वो क्या है, वो खराब है। ठीक है, या उनके प्रति जो है हम लेस फेवरेबल ओपिनियन रखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है यहाँ पे, प्रेजुडिस भी नहीं है, स्टीरियोटाइप भी यहाँ पे नहीं है। आपका आइडियली आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बायस, एंड वी स्टिल वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो है वो आपसे पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद 2 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड आर कॉल्ड। कहाँ ले गए आपको ले गए फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में पूछ रहे हैं कोश और चित्त, मानस और चित्त, कर्म और संचित, कर्म और वृत्ति। कोश एंड चित्त, मानस एंड चित्त, कर्म एंड संचित, कर्म एंड वृत्ति। जब हम बात कर रहे हैं माइंड की, ठीक है, तो माइंड में आप जो है सबसे पहले देखिए कर्म को तो एलिमिनेट कर ही दीजिए, या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, एंड बी में देखिए कोश, यहाँ पे पंच कोश की बात हो रही है जो आपको एक बार पूछा गया था, पंच कोशास नहीं है यहाँ पे, चित्त है आपका। तो ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, मानस एंड चित्त जो है आपके ऋग्वेद में मेंशन है 2 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, मानस और चित्त की हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल पे चलते हैं 101 के ऊपर, इन द रिसर्च वेयर रिसर्चर हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका जो आईवी है उसके ऊपर क्या है, उसका डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, अप्रयोगात्मक अनुसंधान या फिर ऐतिहासिक अनुसंधान। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक ऐसी रिसर्च में, एक ऐसे अनुसंधान में जहाँ अनुसंधानकर्ता जो है वो क्या कर रहा है, का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्वतंत्र चर पर हो। ठीक है, कंट्रोल कंप्लीट किसका है उसके ऊपर, आईवी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है। आईवी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कब होता है हमारा, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई प्रयोगात्मक रिसर्च अनुसंधान हो रही हो। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला सवाल जो है, जब एक अन्वेषणकर्ता का उस प्रभाव को जानने का प्रयास करता है जो पहले ही संभावित कारणों में से एक हो, तो अनुसंधान को जाना जाता है। When an investigator attempts to trace an effect which has already occurred to its probable causes, research is known as। ना ही कोई फील्ड स्टडी है, ना ही कोई सर्वे है, ना ही एक्सपेरिमेंटल है। अभी ऊपर देखा हमने, देखिए ऊपर वाले सवाल से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप वो बन जाएगा तो आपको ये वाला सवाल भी बन जाएगा बड़ी आसानी से। तो 4 नंबर यहाँ पे अगेन फ्री के। एंड जनरली एक साइकोलॉजी का जो स्टूडेंट है, जनरल साइकोलॉजी पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है ना, विवेक बुद्धि वाला है ना, लगभग 100 का IQ है अगर मान के चलते हैं मीन पे, तो उसको ये दोनों सवाल बड़े आसानी से बन जाएंगे। +4 तो आपका होना ही चाहिए। अगर आपने इनमें से दोनों भी गलत किया है तो आप जो है कंपटीशन से थोड़ा थोड़ा बाहर हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऊपर देखा आपने, आईवी के ऊपर क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बचा आपके पास यहाँ पे, ऑलरेडी अकर हो चुका है। ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो इस्तेमाल करेंगे, तथ्योत्तर अनुसंधान का वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तथ्योत्तर या फिर इसको हम कार्योत्तर भी बोल सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या मापता है। स्नायु मनोवैज्ञानिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट क्या मेजर करता है, सोशल डिस्टेंस, अच्छा सामाजिक दूरी मेजर करेगा, नहीं। अभिक्षमता का स्तर, नहीं। एप्टीट्यूड लेवल भी नहीं, ना ही इंटेलिजेंस लेवल, है ना। न्यूरोसाइकोलॉजी की बात हो रही है, जब भी न्यूरॉन्स आ जाएंगे तो आपके बिहेवियर में क्या चीजें हो रही हैं, मस्तिष्क क्षति का व्यवहारिक प्रभाव, बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन डैमेज आपका जो है ये आपका मेजर करता है। ठीक है, कि आपके न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, कि आप जो क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके व्यवहार के ऊपर, आपका दिमाग जो है भली भांति, आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं, या एक बार झटका लगने के कारण आप जो है अपना
मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ठीक है, ऐसी बातें तो नहीं हो रही है, ये चेक करता है आपका स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसके बाद देखिए एमएमपीआई परीक्षण किसने बनाया है, सिंपली आपका दिया हुआ है किसी भी बुक में, हु हैज कंस्ट्रक्टेड एमएमपीआई टेस्ट। ये जो सवाल है आपने इसको गलत नहीं करना है, अगर आपने इसको गलत किया है तो आप जो है मतलब अगली बार फिर से देंगे सेट का एग्जाम, ठीक है। तो हु हैज कंस्ट्रक्टेड एमएमपीआई टेस्ट, किसने कंस्ट्रक्ट किया है इसको, गॉर्डन एल्फोर्ड नहीं, गिलफोर्ड जिमरमैन नहीं, एडवर्ड्स कौन है, एडवर्ड्स भी नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आपका हैथवे एंड मैकिनली ने, ठीक है। एमएमपीआई 2 या फिर एमएमपीआई बनाया गया किसके द्वारा, हैथवे एंड मैकिनली के द्वारा एमएमपीआई को बनाया गया, ठीक है। अब अगला देखिए, अगेन निदान की बात आ रही है, काउंसलिंग में आपके डायग्नोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एमफिल का पेपर नहीं, सेट का एग्जाम है, ध्यान रखें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, निदानात्मक शैक्षणिक परीक्षण हम कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। वेयर कैन वी यूज डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टेस्ट, शिक्षण की बात आ रही है, फैमिली प्रॉब्लम में करेंगे क्या, सोशल प्रॉब्लम में करेंगे क्या, रेशियल प्रॉब्लम में करेंगे क्या, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी में इस्तेमाल करेंगे। जहां भी अधिगम असमर्थता हो रही है वहां पे हम इस प्रकार के टेस्ट का, डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टेस्ट का, क्योंकि क्या करते हैं टीचर्स लोग देखते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है, तो इन चार ऑप्शंस में से मोस्ट आइडियल आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बट स्टिल वी वेट फॉर एमपीपीएससी आंसर की ना, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मैजिक देखने मिल सकता है, बट स्टिल ठीक है, इन सभी ऑप्शंस में आपका जो है मोस्ट सुटेबल आपका ऑप्शन नंबर डी जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, आजीविका परीक्षण का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैरियर असेसमेंट। संबंधों का मापन, मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप करेगा क्या, कोई कैरियर असेसमेंट की टेक्निक है। अगर मान लीजिए कोई कैरियर असेसमेंट स्कूल है या कोई टेस्ट है या कुछ भी है ना, इसका परीक्षण है, इसका उद्देश्य क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ कैरियर चॉइस, है ना। आप जो कैरियर में भविष्य में आपको आजीविका पसंद का मापन, है ना, आजीविका की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होना चाहिए। ना ये कोई मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल चॉइस नहीं है, यहाँ पे शैक्षिक पसंद का मापन नहीं है, किसका है, आजीविका पसंद का मापन, कैरियर चॉइस, आप भविष्य में कैरियर में क्या करना चाहते हैं उसकी बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसे आप असतत चर मानते हैं, ठीक है। असतत यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा है, इनमें से हाइट, टाइम, वेट, नंबर ऑफ पर्संस इन अ फैमिली। परिवार में सदस्यों की संख्या जो है ये क्या है, ये आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। डीवी है आपका नॉट डिपेंडेंट, ये आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। कौन सा, नंबर ऑफ पर्संस इन अ फैमिली, परिवार में सदस्यों की संख्या जो है ये क्या है आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। हाइट को आप 4.5 इंच बोल सकते हैं, टाइम को आप 1230 बोल सकते हैं, वेट को आप 6.2 केजी बोल सकते हैं। लेकिन किसी भी परिवार में कितने लोग हैं कैसे नहीं बोल सकते ना, कि इस घर में 2.5 लोग रहते हैं या इस घर में 1.5 लोग रहते हैं, ठीक है, या साढ़े 7 लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर 7.25 लोग रहते हैं, इस प्रकार से नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी औसत है। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, ये आपके मैथ्स का या स्टैटिस्टिक्स का आपके सवाल है कोर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है साइकोलॉजी से संबंध इसका ठीक है, बट स्टिल इस प्रकार का सवाल सेट या साइकोलॉजी एग्जाम्स में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल फिर भी जिनका थोड़ा बहुत मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग होगा इसको कर सकते हैं मे बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, कौन सा है, बहुलांक है, मध्यांक माध्यिका है, ज्यामितीय मध्यमान है, या फिर हरात्मक मध्यमान है। तो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन नहीं है, कौन सा है इसमें आपका मोड जो है क्या होता है, अनस्टेबल एवरेज। मोड में क्या होता है आपको मालूम है, 2 2 2 2 8 2 2 1 6 3 2, इसमें क्या मोड क्या निकल के आ रहा है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आ रहा है आपका 2 आ रहा है, इसलिए आपका ये मोस्ट अनस्टेबल एवरेज होता है मोड। ना ही मीडियन, मीडियन क्या करता है 50 इधर 50 इधर कर देता है, ठीक है। मीडियन क्या करता है 50-50 कर देता है यहाँ पे, एंड ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं है ये, एंड ना ही हार्मोनिक मीन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुलांक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अ वेरिएबल इज अ डैश टू विच न्यूमरल्स और वैल्यूज आर असाइंड, ठीक है। परिवर्तित चर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है जिसके लिए अंक या मूल्य अधिरोपित किया जाता है, ठीक है। क्या ये कोई टेस्ट है, क्या ये कोई हाइपोथेसिस है, क्या ये कोई सिंबल है, या फिर ये इंडिकेटर होता है। परीक्षण होता है, उपकल्पना होती है, चिन्ह या प्रतीक होता है, या फिर संकेतांक होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका ये एक सिंबल होता है, ठीक है, चिन्ह या प्रतीक होता है। कोई भी आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या कर देते हैं आप वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में तो नहीं होता है, बट स्टिल फिर भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सिंबल जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगेन ये जो है आपके मैथ्स में इस प्रकार के सवाल या फिर स्टैटिस्टिक्स में इस प्रकार के सवाल का इस्तेमाल किया जाता है। डोंट वरी, ये जो सवाल है अधिकतर लोग इसको गलत करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर कुछ लोग मार्क कर सकते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं अच्छे से जिन्होंने पढ़ा है, टेस्ट और हाइपोथेसिस तो बिल्कुल मार्क नहीं करेंगे, या तो इसको मार्क करेंगे या फिर इसको मार्क करेंगे, ठीक है। ओके, अगला सवाल जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 6, द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ, प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं, कहां पर, एवरेज ऑफ y ओनली, एवरेज ऑफ x ओनली, केवल y के औसत पर, केवल x के औसत पर,
एक्स और वाई के मध्यांक पर, एक्स और वाई के औसत पर। तो इसमें कहाँ पे काटती हैं आपकी जो रिग्रेशन लाइंस है वो काटती हैं आपके एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई के ऊपर, ठीक है। मीडियन के ऊपर नहीं काटती, मध्यांक पे नहीं काटती, एवरेज पे सिंगल सिंगल नहीं काटती, इन दोनों के कंबाइंड एवरेज पे ही जो है रिग्रेशन की लाइन जो है कट करती है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स इन इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। यूनिट 1 से बहुत ही बेसिक सवाल ये आपको बनना चाहिए। अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो देखी होती, फ्री वाली या पेड वाली, जो भी वीडियो आपने देखी होती, उससे आपको यहाँ पे बड़े ही आसानी से ये आंसर बन जाता। सुकरात, प्लाटो, अरस्तु, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। ये बताना था पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कौन आया। सोक्रेट्स, प्लाटो, अरिस्टोटल, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। स्पार्क की बात कर रहे हैं। सुकरात सबसे पहले आया, उनका जो शिष्य था प्लाटो, उनका जो शिष्य था अरस्तु आपके यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अब देखिए अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इड। इड या फिर उपाहम के बारे में कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। इसका अर्थ है मैं या मुझे, इट मीन्स आई और मी। यह शक्तिशाली जैविक आवश्यकताओं से प्रेरित है, इट इज ड्रिवन बाय पावरफुल बायोलॉजिकल नीड्स। यह प्राथमिक प्रेरणाओं में अभिव्यक्त होता है, इट फाइंड्स एक्सप्रेशन इन प्राइमरी मोटिव्स। इसे परंपराओं और रीति रिवाजों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय कन्वेंशन एंड कस्टम्स। इनमें से कौन सा सही नहीं है इड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इट इज ड्रिवन बाय पावरफुल बायोलॉजिकल नीड्स, ये बिल्कुल सही है। ये शक्तिशाली जैविक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है ना, जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जो हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं उनसे प्रेरित होता है हमारा इड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी देखिए इट फाइंड्स एक्सप्रेशन इन प्राइमरी मोटिव्स, जो हमारी प्राथमिक प्रेरणाएं होती हैं में अभिव्यक्त होता है, प्राइमरी मोटिव्स में होता है। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट होता है। अब बचता है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसे परंपराओं और रीति रिवाजों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, किया जा सकता है, करते हैं नहीं बोल रहे हैं। तो इट कैन बी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। आप बता देते हैं इट को ये नहीं करना है, ठीक है, चॉकलेट नहीं खानी है बिना पूछे। एंड देन आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है इसका अर्थ है मैं या मुझे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता, इट मीन्स आई और मी, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। सत्य क्या नहीं है, इट मीन्स आई और मी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कब मिलता है, बाय बर्थ मिलता है, बचपन से ही आपको ये इड दे दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इन 1873-74। 1873-74 में प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन खालिस्तान द्वारा किया गया था। हार्डली आइडियली हम लोग ये जो नेट के लिए पढ़ते नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे एक प्रकार से टफ सवाल, लेकिन थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो आपको बन जाएगा। और लॉजिक कौन लगा सकता है, जिसने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हो, वो इस प्रकार के लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज आपको चार ऑप्शन है, एक तो आपका मार्क करना ही है तो आप करेंगे। द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको मालूम है इन 1873-74, एक अब की बात हो रही है, 1873-1874 की बात हो रही है। अगर बात करें आपकी पब्लिकेशन बाय, कौन करेगा उस समय बताइए, साइकोलॉजी में कौन आ चुका था यहाँ पे, क्या आपके व्यवहारवादी आ चुके थे, या गेस्टाल्टवादी, या फिर प्रकारवादी, या फिर संरचनावादी, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप इस सवाल को एलिमिनेट कर सकते थे, करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक आपको किताब बता दें, प्रिंसिपल्स ऑफ, अगर आप इसको हटा देंगे साइकोलॉजी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आपके विलियम जेम्स के द्वारा। और जेम्स ने क्या शुरुआत की थी आपके अमेरिका में आपके फंक्शनलिज्म की शुरुआत इन्होंने कर दी थी, फंक्शनलिस्ट की शुरुआत की थी। अगर आपको ये मालूम होता तो आपके लिए सवाल चुटकियों में आपको +2 देके चला जाता। फंक्शनलिस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सी कट गया, ठीक है, सी कट गया। 1873-74 की बात हो रही है। लैब जो है आपकी यहाँ पर बस बनने ही वाली है, कुछ साल ही आपके जो यहाँ पे लैब दूर है बनने से, ठीक है। तो उसके पहले बताइए कौन काम करेगा, उसके पहले काम करेंगे आपके सर विल्हम वुंड, ठीक है। विल्हम वुंड काम कर रहे थे और उन्होंने ये पुस्तक निकाली थी प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो विल्हम वुंड ने किसकी शुरुआत की थी, आपकी संरचनावाद की शुरुआत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, संरचनावादियों द्वारा, ठीक है। बेरेस तो 1900 में आए, पावलो वगैरह कर रहे थे 1899 में, तब गेस्टाल्ट भी उसके आसपास की बात है, ठीक है। तो ए भी नहीं है, सी नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चरलिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 1 2 3, स्नायु कोश में क्रिया विभव का शिखर होता है। इन न्यूरॉन्स द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज, कब जाता है आपका, यहाँ बैठता है, ऊपर जैसे ही जाता है आपका कितना हो जाता है, +30 मिलीवोल्ट। कई बार बताया हुआ है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, +30 मिलीवोल्ट जो है आपका यहाँ पर हाईएस्ट पीक आपका हो जाता है एक्शन पोटेंशियल के लिए। एंड देन वहां से आपका जो है स्टार्ट हो जाता है पूरी प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल जो है, मस्तिष्क के किस भाग के क्षतिग्रस्त होने से कार्यकारी स्मृति प्रभावित होती है। The damage of which part of leads to brain to impairment of working memory, किसके द्वारा होती है आपके ये,
ये होती है आपके पूर्व अग्र कॉर्टेक्स द्वारा, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर ये चीज डैमेज हो जाए तो आपकी वर्किंग मेमोरी जो है, कार्यकारी स्मृति जो है, ये प्रभावित हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पूर्व केंद्रीय ग्राइस, प्री सेंट्रल गायरस नहीं है, प्री मोटर कॉर्टेक्स में नहीं है, बेसल गैंग्लिया भी नहीं है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर आपके डैमेज हो जाएगा तो आपकी जो डब्ल्यूएम है, बैटली की जो वर्किंग मेमोरी है, वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रभावित हो जाएगी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे पूछ रहे हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एडोलेसेंट्स मोस्ट लाइकली टू मेक इम्पल्सिव डिसीजंस, ठीक है। किन परिस्थितियों में किशोर बालक बालिकाएं आवेगपूर्ण आवेश में आकर निर्णय लेते हैं? अकेले होने पर, पिता की उपस्थिति पर, माता की उपस्थिति पर, साथियों की उपस्थिति पर, ठीक है। व्हाइल अलोन, इन प्रेजेंस ऑफ फादर्स प्रेशर, इन प्रेजेंस ऑफ मदर्स प्रेशर, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पीयर प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा आंसर, साथियों की उपस्थिति में जो है आप आवेश में आकर आवेगपूर्ण बालक बालिकाएं जो किशोर होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, वो इस प्रकार के फैसले ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अकेले होने पर भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि जो सब साथ में साथी होंगे उपस्थिति में, तो करने के लिए आपको जो है ज्यादा हिम्मत आ जाती है। किशोरों की बात करें, व्हाइल अलोन एंड डी, इन दोनों में से आपको कुछ भी आंसर मिल सकता है, तो आप बी प्रिपेयर्ड। चांसेस है आपको कि डी मिले आंसर, लेकिन देखते हैं आंसर की का वेट करते हैं। अगला सवाल है आपका प्रश्न क्रमांक 126, प्रोसोपेग्नोसिया संबंधित है, ठीक है। प्रोसोपेग्नोसिया इज रिलेटेड विद साउंड रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, कलर रिकॉग्निशन, या फिर स्मेल रिकॉग्निशन। आपके ध्वनि अभिज्ञान से, चेहरा अभिज्ञान से, रंग अभिज्ञान से, गंध अभिज्ञान से। ये आपको पहले भी कराया हुआ है एंड आपके ये वीवी सेट में रिपीट भी हुआ था, मतलब वहां पे आया था एंड बोला था आपको ध्यान दीजिएगा। आगे आपको देखिए एमपी सेट में यहाँ पे सेम टू सेम सवाल पूछ लिया गया है। करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, चेहरा अभिज्ञान से। तो अगर आपने सारे वीडियोस देखे होते हमारे, तो आपको ये बड़ी ही आसानी से बन जाता, क्योंकि प्रोस्पेग्नोसिया के बारे में आपको ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है। ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये दी है आपको विल्हम मैक्स वुंड ने ना, विल्हम वुंड ने ये पुस्तक आपको दी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब देखिए अगला सवाल, मनोवैज्ञानिक चरों और स्वास्थ्य के संबंधों का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा को कहा जाता है? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स एंड हेल्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? अब देखिए इनके पास दूसरा तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, जो क्या पूछ रहे हैं, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, है ना। इनको प्रश्न जो थे वो कम पड़ गए थे सेट करने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रत्येक ब्रांच में से आपको एक एक सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, 150-100 सवालों में से, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार का स्तर है यहाँ पे। ये आपकी बात करें यहाँ पे कि एब्नॉर्मल साइकोलॉजी नहीं है, क्लिनिकल नहीं है, ना ही पॉजिटिव साइकोलॉजी है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हेल्थ साइकोलॉजी की बात हो रही है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी देखिए ये जो सवाल है, ये आपको मोस्टली लोग गलत करते हुए मिलेंगे इस सवाल का आंसर। हेविघर्स ने मानव विकास की खालिस्तान अवस्थाओं प्रस्तावित की है। हेविघर्स प्रपोज्ड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कोई जो है, आप देखिए यहाँ पर, ये जो हेविघर्स्ट है ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था, ठीक है। ये क्या था, ये पेशे से एक केमिस्ट था, ठीक है। अगर आपको पता है केमिस्ट क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं। ये जो सवाल है एब्सर्ड सवाल है, बाहर से उठा के कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया है, जस्ट बिकॉज प्रश्न बनाना है, प्रश्न पूछना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो आपको ये ऑप्शन नंबर 6 जो है इन्होंने बताया है 6 स्टेज के बारे में, ठीक है। हेविघर्स्ट ने मानव विकास की खालिस्तान अवस्थाएं प्रस्तावित की है। हेविघर्स्ट कई सारे लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है 6 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, इस प्रकार के सवाल ठीक है पूछ लेता है कभी कभी। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल हमारे पास है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी इज बेस्ड ऑन। अब यहाँ पे देखिए आपका लर्निंग पूछ रहे हैं, ठीक है। प्रगतिशील बदलाव की श्रृंखला के विकास का अर्थ होता है परिपक्वता अनुभव, ये आपके दोनों ही होता है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, लर्निंग डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, आपके मैच्योरेशन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो आपका दोनों ही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही सही है। मैच्योर परिपक्व होंगे आप तो भी आपका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, एंड अनुभव के आधार पे भी आपका ये चीज होती है। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए, सुव्यवस्थित विसंवेदीकरण चिकित्सा पर आधारित है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी इज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि का नियम, अंतर्दृष्टि का नियम, प्रति अनुबंधन का नियम, या फिर प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग। देखिए ट्रायल एंड एरर की बात बिल्कुल नहीं है, इनसाइट भी नहीं है, ये आपका आसान सवाल था। ये होता है बेस किस पे, आपके प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग के ऊपर। यानी कि क्या करना है हमको, अगर आपको डर को भगाना है, भय को भगाना है, ये भी आपका देखिए वीपी सेट में आया था, ये आपका आरजे सेट में भी आया हुआ था इसी प्रकार से कुछ सवाल, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला सवाल, बंडूरा ने प्रस्तावित किया कि व्यवहार परिवर्तन पर्यावरणीय प्रभावों, स्वप्रभावोत्पादकता और स्वयं के व्यवहार की विशेषताओं से प्रभावित होता है। यह कथन किससे संबंधित है? बंडूरा proposed that behavior change is affected by environmental influences, self-efficacy and attributes of the behavior itself. This statement is related with social cognitive theory, social learning theory, health belief model, theory of plant behavior, है ना। ऑप्शन ये गलत थलत डाल दिए हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कंफ्यूजन आप इसके बीच में आपको ए और बी के बीच में।
एंड यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत की जब भी बात होगी। ठीक है, बताया था आपको रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म एंड सोशल कॉग्निटिव व्यू, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात होगी यहाँ पे, आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल, प्रत्यक्षण के लिए मनोभौतिकी दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। द साइकोफिजिकल अप्रोच टू परसेप्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स वर्टहाइमर, कोहलर, गुस्टाव फ्रेशनर, वोल्फगैंग। किसने किया था इसको सबसे पहली बार, साइकोफिजिक्स मनोभौतिकी की बात की थी गुस्टाव फ्रेशनर ने। इसके बाद स्टीवन वीबर्स वो सब बाद में आते गए, तो गुस्टाव फ्रेशनर ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आपको आहा का अनुभव प्रदान करता है। सेम क्वेश्चन आपको यूपीपीजीटी में आज था, आई गेस वर्ड टू वर्ड भी सेम पूछा गया है आपसे। विच अमंग फ्रॉम द फॉलोइंग लर्निंग गिव्स यू एन आहा एक्सपीरियंस, इनसाइड लर्निंग, वर्बल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग या फिर एस्केप लर्निंग। सिंपल सा आंसर इसका कौन सा, का अंतर्दृष्टि अधिगम। अगर आपने इसको मार्क किया है तो +2 यहाँ पर, एंड +2 आप यहाँ पर भी गुस्टाव फ्रेशनर के ऊपर भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो है, व्हेन समवन फॉरगेट्स व्हाट समवन हैज जस्ट सेड बिकॉज ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन, क्योंकि वह वक्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो यह विस्मरण के किस रूप का उदाहरण है। इंटरफेरेंस है, मेमोरी ट्रेस है, एनकोडिंग फेलियर है या फिर रिप्रेशन है। सिंपल सी बात है, जब ध्यान से सुना ही नहीं है तो क्या है, मेमोरी में एनकोड होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है एनकोडिंग फेलियर, कूट संकेतन में विफलता, इसको मार्क किया है तो आप +2 कर सकते हैं। ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी एनकोडिंग फेलियर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, व्यक्तित्व के दीर्घ पंचकारक सिद्धांत में सम्मिलित है। द बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड्स सोशल इंटरेक्शन, सोर्स ऑफ ह्यूमर, सामाजिक अंतःक्रिया, हास्यबोध, स्वकीयता या फिर उत्साह, करेज। क्या है इसमें इंक्लूड होता है, एग्रीएबलनेस होता है आपका, ओशियन की यहाँ पर बात हो रही है, इसमें ए जो आपका एग्रीएबलनेस के लिए आता है। अगला देखिए सवाल यहाँ पे, कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में पहुंच गए हैं। रॉजर्स के अनुसार स्व या आत्म का संप्रत्यय है। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, सेल्फ कंसेप्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिस्मिक सेल्फ, अ पार्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अ पार्ट ऑफ आइडियल सेल्फ या फिर अ पार्ट ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट। जैविक कोश का एक भाग, आत्म सिद्धिकरण का एक भाग, आदर्श स्व का एक भाग, आत्म पुनर्बलन का एक भाग। जो पढ़ाते समय बताया था आपका, आदर्श स्व का एक भाग होता है, आइडियल सेल्फ की बात करता है। सेल्फ कंसेप्ट के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार कौन सा है आपका, अ पार्ट ऑफ आइडियल सेल्फ। अब देखिए अगला सवाल, समस्या समाधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर्स व्हेन अ गोल मस्ट बी रीच्ड बाय थिंकिंग एंड बिहेविंग इन सर्टेन वेज। उसी प्रकार से हम समस्या समाधान तब होता है जब किसी निश्चित तरीके से चिंतन और व्यवहार का लक्ष्य तक अवश्य पहुंचना होता है। ठीक है, समस्या समाधान निर्णय का एकमात्र पहलू है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द ओनली एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऐसा नहीं है। ह्यूरिस्टिक्स कहाँ जाएंगे, तो 2 गलत होता है, तो जैसे ही 2 गलत हुआ तो क्या बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। समस्या समाधान तब होता है जब किसी निश्चित तरीके से चिंतन और व्यवहार का लक्ष्य तक अवश्य पहुंचना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर्स व्हेन अ गोल मस्ट बी रीच्ड बाय थिंकिंग एंड बिहेविंग इन सर्टेन वेज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, अगर सही किया आपने तो इसको आप +2 मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड आइटम। प्रिपरेशन होता है, प्रोजेक्शन, इंक्यूबेशन एंड आपका इल्यूमिनेशन। इनमें से कौन सा नहीं है, तैयारी, प्रक्षेपण, उद्भवन एंड प्रबोधन। प्रक्षेपण जो है आपका, प्रोजेक्शन इसके अंदर नहीं होता है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन ये आपको मिलता है स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर। और ये आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा थर्स्टन की प्रधान मानसिक क्षमताओं में सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। मेमोरी, मैकेनिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड स्पैटियल एबिलिटी। स्मृति, यांत्रिक क्षमता, आंकिक क्षमता या फिर स्थानिक क्षमता। इसमें से आपकी जो यांत्रिक क्षमता है, मैकेनिकल एबिलिटी है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है थर्स्टन की प्राइमरी 7 मेंटल एबिलिटीज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला सवाल, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार बुद्धि परीक्षण द्वारा किस प्रकार की बुद्धि का मापन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल या फिर स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। संरचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि। आपका अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तो आपका सही होगा, एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात करता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड लास्ट 149 की बात कर रहे हैं। फाइनली इन्होंने जो है एक सवाल पूछ लिया है आपसे, किसके द्वारा, आपसे लैंग्वेज के बारे में भी पूछ लिया है। अभी तक तो आपसे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी ही पूछ रहे थे। निम्नलिखित में से किसने भाषा और विचार चिंतन के बीच संबंध में योगदान नहीं दिया है। क्या पूछ रहे हैं, नहीं दिया है। Whom of the following did not contribute of the relationship between language and thought और थिंकिंग। जीन पियागेट ने दिया है, एडवर्ड सापीर ने दिया है, बेंजामिन लीवर्थ ने दिया है। हाइपोथेसिस, एरिक फ्रॉम या एरिश फ्रॉम ने इसको नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अंतिम सवाल के ऊपर। अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में विश्वास और ज्ञान कहलाता है। बिलीव्स एंड नॉलेज अबाउट वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, क्या क्रिएटिविटी कहते हैं, कि आपको मालूम है खुद के बारे में, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में विश्वास है, आपको ज्ञान है। क्रिएटिविटी नहीं है, ना ही ये डिसीजन मेकिंग है।
ना ही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये क्या है, ये है आपका मेटा संज्ञान, मेटा कॉग्निशन। ठीक है, तो ये थे आपके 150 सवाल, ये था आपका पेपर 2। ठीक है, आपके एमपी सेट साइकोलॉजी का, और ये थी उसकी आंसर की मोस्ट प्रोबेबल आंसर की, कुछ इसी प्रकार से आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स देख लीजिए, मैच कर लीजिए, जहां भी आपको मिल रहा है करेक्ट वहां पे +2 कर लीजिए, जहां पे नहीं मिल रहा है वहां पे आप 0 जाने दीजिए, वहां पे कुछ भी ऐड मत करिए। इस प्रकार से आपको हल्का फुल्का जो आपको अपने स्कोर का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो इसके साथ देखा आपने पेपर जो था वो आपके टफर साइड पे था। पेपर जो था इसमें बेशक कोई अंदाजा नहीं है, मतलब कोई इसमें शक नहीं है कि पेपर जो था आपका ये टफ था। ठीक है, टफ था पेपर, तो आपको मालूम है कुछ ऐसे सवाल थे जो पहली बार पूछे गए, पहली बार देखे गए, है ना। यहाँ पर तक कि आप देखिए इसके अंदर आपको केमिस्ट के नाम तक पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं रसायनज्ञ। ठीक है, जो केमिस्ट्री वगैरह से ज्यादा डील करता है। ठीक है, जिन्होंने काम किया, थोड़ा बहुत बताया डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में, बट स्टिल फिर भी यहाँ पे देखिए आप इस तरह के नाम थोड़े से जो है एब्सर्ड सवाल, या एक दो जैसे बुक्स का नाम हो गया। ठीक है, बुक्स का नाम तो ठीक है, आप कितनी बुक्स पढ़ते रहेंगे, तो ये सब सवाल जो है क्या करेंगे, आपके कट ऑफ को यहाँ पे नीचे थोड़ा सा यहाँ पे खींचेंगे। पहली बार हुआ है तो कितना ज्यादा आएगा या कम आएगा वो तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कि पहली बार है सभी के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन उतना हाई जितना आप देखते हैं नेट वगैरह में उतना मे बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि उस प्रकार से आपका जो यहाँ पे कट ऑफ राइज कर जाए। ठीक है, और उसके साथ अन्य फैक्टर्स भी हैं, जैसे अटेंडेंस वगैरह भी बता रहे हैं कि जो है कम देखी गई। ठीक है, 50% ऑडियंस भी वहाँ पे नहीं थी जो टेस्ट देने वाले थे, तो ये सब अन्य फैक्टर्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके इस कट ऑफ के लिए। बट वेट करते हैं हम इसका अब फाइनल आंसर की का, देखेंगे कुछ आंसर वगैरह उन्होंने गड़बड़ी तो करेंगे पक्का, कुछ ना कुछ बताएंगे यहाँ वहाँ उटपटांग। ठीक है, उसको आप जो है चैलेंज वगैरह कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपने ये कर देना है, ये कर देना है, एंड ये कर देना है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो सेम नेम से आप जो है टेलीग्राम के ऊपर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था आपका एमपी सेट 2023 का आपका पेपर 2 एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपको अगर कुछ क्वेरी वगैरह है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ धन्यवाद।